स्टूडेंट्स, दिस इज सुरभि तिवारी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन देना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन प्लस फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ दिया जाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। वेल, साइंस तो मैं पढ़ाती हूँ, दैट इज सुरभि तिवारी, बट आपको जो बाकी सब्जेक्ट टीचर्स हैं जैसे कि अभिषेक सर हैं, यहाँ से आपको स्वाति मैम है, ठीक है, ये सारे टीचर्स जो है वो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल पढ़ाते हैं। वेल, इनका साथ होगा तभी हम होंगे कामयाब हमारे आने वाले एग्जाम्स में। चलिए, इसी अच्छी बात से फिर से हम चैप्टर नंबर 9 को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान रहे हैं और हैबिटेट्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हैबिटेट्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि हमारे अगर हैबिटेट को डिवाइड किया जाए तो वो ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होते हैं जो कि लैंड्स पर रहते हैं, जिसमें कि डेजर्ट एरिया है, माउंटेन्स होता है, ग्रासलैंड एरिया होता है, ठीक है। और बहुत आपके जो एक्वेटिक एरियाज है या फिर जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसका क्या मतलब होता है, तो वो सारे एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं तो वो पानी की जगह कहलाती है एक्वेटिक हैबिटेट। तो अगर मैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रासलैंड की ही बात करें तो क्या सिर्फ उसमें एनिमल्स रहते हैं या ह्यूमंस रहते हैं? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, स्टोन्स होते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्लांट्स होते हैं। सिर्फ एनिमल्स या फिर ह्यूमंस तो नहीं रहते। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स पर। क्लियर है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, किसे कहते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। सो द ऑर्गेनिज्म बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि ये जो आपके लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो क्या कहलाएंगी, बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। ये हमारी जगह है, उसमें रहने वाले क्या होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स, क्योंकि हम लिविंग थिंग है, हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स भी कर सकते हैं। तो ये सब लोग क्या है, ये सारी चीज़ें हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सो द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं, जो कि खुद से ग्रो ना कर पाए, जिनको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो सब क्या है, आपके नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है। ये सभी क्या, ये सब ग्रो नहीं करते, ना ही इनको फूड की रिक्वायरमेंट है, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सभी आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। सो द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सो ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमने प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में तो देख लिया, लेकिन आप जानते हैं कि बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, आर्किया और ये जो आपके प्रोटिस्ट्स होते हैं, ये सभी भी, ये सब आप आके समझेंगे, लेकिन फंगी, बैक्टीरिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिसको आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है। तो ये सभी आपके बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, एयर हो गया, ठीक है, सैलिनिटी हो गया, मतलब कि पानी में सॉल्ट की प्रेजेंस, ठीक है, सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट, वाटर, मिनरल्स, मिनरल्स मतलब आपके जितने भी मिनरल्स आपको धरती से मिलते हैं, कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट है। पीएच वैल्यू किसी चीज़ की, या ह्यूमिडिटी, गर्मी, सर्दी, ये सब क्या है, ये सब कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे अर्थ पर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कैसे फैक्टर्स हैं या फिर ये कैसे कंपोनेंट्स हैं, ये सभी हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स आर वाटर, एयर,
सॉइल, सनलाइट एंड मिनरल्स। तो ये सब क्या है आपके एबायोटिक फैक्टर्स। तो आपको एबायोटिक को याद रखने का क्या तरीका है, जो जिनको फूड की रिक्वायरमेंट ना हो और जो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो सभी क्या होंगे, आपके एबायोटिक फैक्टर्स होंगे। और बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन करें, फूड की रिक्वायरमेंट है जिनको रहती है, जो ग्रो करते हैं, तो ये सभी आपके बायोटिक फैक्टर्स होंगे। तो वो सब कौन होंगे, तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, फंगी, बैक्टीरिया, ये सभी क्या होते हैं, या फिर जितने भी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो एबायोटिक और बायोटिक ये क्या होता है, आई होप आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं मतलब पता होता, तो अब हमें पता चल चुका है कि बायोटिक क्या है और एबायोटिक क्या होता है। तो बायोज वर्ड जिससे जुड़ा हुआ हो वो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एनिमल, प्लांट और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब। और एबायोटिक मतलब कि जिसमें कि बायोलॉजी कुछ नहीं है, कुछ उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है, सिर्फ आप उसमें केमिकल या फिजिकल चेंजेस देख सकते हो, तो वो है रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर। ठीक है, अब एक एक्टिविटी अपन करके देखेंगे। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 जो कि आपकी बुक्स में दी हुई है कि वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं जो सीड से ग्रो करते हैं। ठीक है, सो लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। अब बेसिकली एक्टिविटी 2 करने का क्या मतलब है, अब हमने देखा कि हमारे जो जगह है हम उसको हैबिटेट कहते हैं, हम ये समझ गए। अब उस जगह में रहने वालों की बात करी जाए तो हमने देखा भाई एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, सॉइल भी है, मिट्टी मतलब मिट्टी भी है, हवा भी है, पानी भी है, सब कुछ है। तो हमने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक हो गए आपके एबायोटिक फैक्टर्स और एक हो गए हमारे बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, बायोटिक मतलब जिसकी भैया खाना भी खाएंगे, ग्रो भी करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, और एबायोटिक वो सब हो जाएंगे जो कि आपके ना तो खाना खाते हैं, ना उनको ग्रो करना है, ना रिप्रोडक्शन करना है। वो फिर क्या है, फिर क्यों है भाई वो। ठीक है, तो भाई एबायोटिक फैक्टर्स क्या है, बायोटिक फैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं की मदद से हम एक तो सरवाइव कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं और हमारी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं। जैसे कि हमारे प्लांट्स, हमने प्लांट के बारे में क्या पढ़ा हुआ है कि प्लांट को फूड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो किसकी मदद से बनाता है, सनलाइट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि एयर की भी जरूरत है उसे लाइट की भी जरूरत है और उसे पानी की भी जरूरत है। तो मतलब बायोटिक जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब किस पे डिपेंड होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी करी। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, कुछ सीड्स ले लेना है, जो कि आपकी मूंग की जो स्प्राउट्स होते हैं ना, जो आप खाते हो, तो मूंग आपको लेना है। When the seeds turn into sprout, it is said to be have germinated. जब ये जो आपका सीड है, अब ये सीड से कैसे जर्मिनेट होता है, तो इसको अपन ने देखा पहले कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है। हमें क्या करना होता है, रात भर भिगो करके मतलब पानी के अंदर आपको इन सीड्स को रख देना है, फिर उसे पानी में से निकालिए और ये गीले कपड़े से आप बांध करके रख दीजिए। आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद या शाम तक या दूसरे दिन आप देखोगे कि उसमें ऐसे वाइट से कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर आ चुके हैं। ठीक है, और ये जो सीड्स अब क्या कहलाएंगी, आपकी स्प्राउट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये जो स्प्राउट्स का निकलना है मतलब कि क्या, कि सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो रही हैं, क्या हो गई हैं, जर्मिनेटेड हो चुकी हैं। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। तो ये क्या है, ये जो सीड से बाहर वाइट का निकलना है, ये क्या है, एक नई लाइफ का निकलना है। ठीक है, जिसकी मदद से अगर आपने सीड्स को सॉइल के अंदर लगा दिया, किसके अंदर लगाया है, सॉइल के अंदर, जो कि क्या है, एक एबायोटिक कंपोनेंट है, तो मतलब कि क्या होगा कि उसे वहां से एक नई लाइफ मिलना चालू हो जाएगी, एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, तो एक बार फिर से बता दूं, कलेक्ट सम ड्राई मूंग दाल या फिर मूंग सीड्स, कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन द वाटर फॉर अ डे। ठीक है, कुछ 20-30 को अलग कर लीजिए और बाकी को पानी में डाल दीजिए। डिवाइड द सोक्ड सीड्स इन 4 पार्ट्स। अब सोक्ड सीड्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए कि 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3-4 डेज। कुछ एक जो पार्ट है उसे 3-4 दिन के लिए पानी के अंदर रख दीजिए। एंड डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज्ड इन वाटर। कीप
one part of soaked seeds in a sunny room and another in a complete dark region like a cupboard that does not allow any light to come in. Basically आपको क्या करना है कि सीड्स लेना है जिसमें से कुछ को ड्राई रख दीजिए, किसी को 2 पार्ट में, एक को पानी के अंदर रख दीजिए और एक को आपको पानी के अंदर रखना है और एक को आपको लाइट में रखना है पानी के अंदर रख करके और एक को कहाँ रखना है, आपको डार्क प्लेसेस पे रखना है, कपबोर्ड्स के अंदर, ठीक है। सो कीप द लास्ट पार्ट इन अ वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और एक और जो पार्ट है उसे बहुत ठंडी जगह पर रख दीजिए, ठीक है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दीजिए विद आइस अराउंड दैम, और उसके आसपास आइस हो। रिंस दैम, रिप्लेस द वाटर एवरी डे, और राइंस दैम मतलब कि उसमें से पानी निकालिए और हमेशा पानी को क्या करती जाइए, रिप्लेस करते जाइए, ठीक है। तो इससे आप क्या देखोगे कि जो सीड्स के पास सनलाइट थी उसमें से स्प्राउट नेक्स्ट डे ही निकलना शुरू हो गए थे जिसको आपने पानी में से निकाला था, लेकिन वो सीड्स जो कि डार्क में थी उसमें इतनी जल्दी नहीं आएंगे, और वो सीड्स जो कि रेफ्रिजरेटर की थी, अंदर थी, उसमें कोई भी चेंजेस नज़र आपको नहीं आएंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एबायोटिक फैक्टर्स लाइक वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। तो इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि हमने ये करके देखा कि देखते हैं कि हवा, पानी और लाइट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें या प्लांट्स को। तो हमने सीड्स के साथ वही देखा कि हमने जैसे स्प्राउट्स बनाते थे तो कैसे बनाते थे, आप पानी के अंदर भिगो करके उसे रात भर रखते थे, फिर गीले कपड़े में बाहर हवा में, लाइट जहाँ पर उसे ठीक ठाक मिल जाए वहाँ आप उसे टांग देते थे, फिर क्या होगा, उसमें से स्प्राउट्स निकल गए। अब हमने क्या किया, हमने उसे डार्क रूम में रख दिया। अब डार्क रूम में रखने से क्या हुआ, उसमें स्प्राउट्स नहीं आए, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में रखने से तो उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आए, और जिसको आपने लाइट में रखा था उसमें से स्प्राउट्स आ गए। तो आपको ये हैंड्स प्रूफ होता है कि भाई ये जो आपके सीड्स है ये जर्मिनेट होते हैं या फिर इसमें जो स्प्राउट्स निकल करके आता है वो तभी आता है जब आप उसे लाइट की एनर्जी में रखते हो, उसमें हवा आती है, एयर आती है, जिसकी मदद से उसमें प्रोसेस होती है, वो जर्मिनेट होता है और एक नई लाइफ ग्रो हो जाती है। इसका मतलब कि हमारे इस धरती पर, हमारी इस नेचर में बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ है, और हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट हैं उन्हें एबायोटिक कंपोनेंट का ज़्यादा साथ होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की मदद से हम ग्रो कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस वीडियो से आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। सो वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल वेरी हॉट क्लाइमेट। अब अपन ने ये देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाँ ठंडी जगह पर भी रह सकते हैं और गर्म जगह पर भी रह सकते हैं। हाउ दे मैनेज टू सर्वाइव, ठीक है। सो अडॉप्शन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। अब हमने ये देखा, लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि हर एक एनिमल का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हर एनिमल का फीचर अलग अलग होता है, जिसके कारण वो अलग अलग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाते हैं, आसानी से रह पाते हैं, ठीक है। तो इसी को सरवाइव करना या फिर अपनी बॉडी के फीचर्स के अकॉर्डिंग रह पाना, ये क्या कहलाता है, अडॉप्शन कहलाता है। सो अडॉप्शन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंजेस वेरी स्लोली, ठीक है। अब अडॉप्शन जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता है, क्योंकि हर जगह के जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं, ठीक है। सो those organisms which cannot adapt to these changes die and only adapted ones survive। बेसिकली क्या होता है, देखिए अब हमारे यहाँ पर नेचर है, मदर नेचर में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। कोई जगह अगर बहुत गर्म है, हो सकता है धीरे धीरे वो ठंडी हो जाए, तो एनिमल की जो बॉडी है वो भी क्या होना चाहिए, उसी तरीके से अडेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो हर तरीके का सीज़न आएगा, ठंडी, बरसात, सब कुछ आता है। तो हर सीज़न में जो एनिमल्स हैं या फिर हम सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ताकि हम उस एटमॉस्फेयर पे, उस कंडीशन में, उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाए। अदरवाइज क्या होगा, अडाप्ट नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स को अलग अलग तरीके से अडाप्ट करते हैं या मतलब
उस कंडीशन में रहने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। सो दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। और इस तरह से हमें क्या मिला, अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, क्योंकि भाई एबायोटिक फैक्टर्स हर जगह के अलग अलग हैं। तो एनिमल्स के फीचर्स भी उस तरह से बने और इस हिसाब से हमें बहुत सारे हैबिटेट में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तरीके के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि एबायोटिक फैक्टर्स क्यों बायोटिक फैक्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड चीज़ हमने ये जानी कि ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वही क्लाइमेट को चेंजेस लाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं और हमारी बॉडी को या एनिमल को उस अडैप्शंस को क्या करना पड़ता है, उस अडैप्शंस को अडॉप्ट करना पड़ता है, तभी जाकर के हम सर्वाइव कर पाते हैं। और जैसे जैसे अडैप्शंस होते हैं, जिस क्लाइमेट में जो एनिमल ने जो अडॉप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल गए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए और जितने हमने पुराने टॉपिक कवर किए हैं एक बार उनके वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो कैसे देखेंगे, आप देख सकते हैं magnetbrains.com पर जाकर के। आपको चूज़ करना है CBSE इंग्लिश मीडियम प्लस क्लास 6, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लास 6 पर क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर आपको अलग अलग फोल्डर्स दिख रहे हैं, तो जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर वॉच नाउ कर दीजिए। वॉच नाउ करते साथ ही क्या होता है, एक इस तरह से पूरा लिस्ट खुल जाता है जिसमें आपको हर चैप्टर दिखेगा, उनके टॉपिक्स दिखेंगे, उनका सॉल्यूशन दिखेगा। जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही पूरा वीडियो ओपन हो जाता है। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और हम क्या क्या पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जब आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब उन सारे बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है जो कि हिंदी में अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं हिंदी में। मतलब 6th क्लास से 12th क्लास तक के लिए चैनल है जिस पर आपको सारे सब्जेक्ट्स आपके हिंदी मीडियम में मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन हिंदी में मिलता है। और यहाँ पर आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, बस आपको इसे सब्सक्राइब करना है। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जानते हैं इंग्लिश मीडियम हो चाहे CBSE स्टेट बोर्ड हो, जो भी है, सभी आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगेन फिर से याद दिला दूँ 100% फ्री क्लासेस हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी रिसेंट अपडेट होती है रिलेटेड टू ए सब्जेक्ट, रिलेटेड टू ए क्लास, वो आप तक जल्दी पहुँच जाती है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।